तो दो बड़े मुस्लिम चेहरों नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद के समाजवादी पार्टी में शामिल होने से यूपी में मुस्लिम वोटों की सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव के पीडीए एक्शन के बाद दूसरी पार्टियां भी मुस्लिम वोट पाने की कवायद में जुटी हैं। आखिर क्यों मुसलमान वोट यूपी में सभी पार्टियों के लिए अहम है और कैसे अखिलेश ने खोजी है ओवैसी की जबरदस्त काट, इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी की सियासत में मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए एक तरफ अखिलेश ने बड़ा दांव चला है, तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी में अपनी जमीन तलाश रही है। समाजवादी पार्टी, जिसका मूल वोट बैंक यादव और मुसलमान ही माना जाता है, उसने पीडीए के जरिए इस एमवाई समीकरण को मजबूत किया। माना जा रहा है कि आजम खान के जेल जाने के बाद उनके बराबर सियासी कद वाला बड़ा मुस्लिम नेता समाजवादी पार्टी के पास नहीं था, इसलिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी को पार्टी में लाया गया, जिनके जरिए समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोटों को लामबंद करेगी। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 34 मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए थे और समाजवादी पार्टी ये संख्या अब की बार और बढ़ाना चाहती है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के शासन में मुसलमानों को सिर्फ बुलडोजर और मस्जिद के नाम पर परेशान किया गया और अब मुसलमानों को सिर्फ इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी पर ही भरोसा है। उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां बिहार और महाराष्ट्र से बिल्कुल अलग हैं। उत्तर प्रदेश का मुसलमान इस वक्त अपने वजूद और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने हर लेवल पे परेशान किया है, चाहे वो थाना हो, तहसील हो, बुलडोजर हो, उसके मदरसे हैं, मस्जिद हैं, जितना हो सकता था उसे दबाया है। आपने मोहित खान का नाम सुना होगा, जो बेगुनाह था, 74 साल 72 साल का बुजुर्ग, उसे एक नाबालिग रेप में फंसाया गया और कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया। इसलिए उत्तर प्रदेश का मुसलमान बिल्कुल क्लियर है, उसे सिर्फ और सिर्फ इंडिया ब्लॉक समाजवादी पार्टी पे भरोसा है, जो उसकी मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। आपको दुर्भाग्यपूर्ण नहीं लगता कि पूरी कौम को सिर्फ वोट बैंक के रूप में देखा जा रहा है? उनकी समस्याएं, उनके मसले, जिस तरह के हालात इस देश में भाजपा ने बना दिए हैं और जिस तरह के हालात में वो रह रहे हैं, उस हालात पे तो कोई चर्चा कर नहीं रहा है। सिर्फ कांग्रेस ये बिना माने हुए कि कौन वोट करेगा कौन नहीं करेगा, हक की बात कर रही है। चाहे वो मुसलमानों का हक हो, दलितों का हक हो, आदिवासियों का हो, पिछड़ों का हो, किसानों का हो। लड़ाई लड़ कौन रहा है? कांग्रेस लड़ रही है, बिना ये सोचे हुए कि ये वोट बैंक है कि नहीं है। आप पूरी कौम को वोट बैंक कैसे बना सकते हैं? वैसे साहब वोट बैंक मान के चले आ रहे हैं। मायावती जी ये बताएं कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितने मुसलमानों के मसलों पर जमीन पर रहकर काम किया। ट्वीट छोड़ दीजिएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जहां मुसलमानों को जोड़ने में जुटी, वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में बढ़ती सक्रियता भी राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा रही। चर्चा है कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती और ओवैसी एक साथ आ सकते हैं। ओवैसी की पार्टी यूपी में पंचायत चुनाव में मुस्लिम बाहुल इलाकों में ज्यादा फोकस कर रही है। ओवैसी का मानना है कि बिहार और महाराष्ट्र के बाद अब यूपी में भी मुस्लिम उनकी पार्टी के साथ आ सकते हैं। ओवैसी की पार्टी ने 2017 स्थानीय निकाय चुनाव में 78 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 29 जीते थे। साल 2023 के स्थानीय निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी 5 नगर पालिका परिषद और नगर निगम में 75 पार्षद जीते थे। यही नहीं, साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी करीब 100 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और करीब 0.43% वोट हासिल किया था। माना जा रहा है कि ओवैसी पश्चिमी यूपी, जहां मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहां पैठ जमाने की कोशिश में, और इसी की काट के तौर पर अखिलेश यादव ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और अनीस अहमद को पार्टी में शामिल किया। आखिर क्यों मुसलमान सभी सियासी दलों के एजेंडे में हैं, ये भी समझ लीजिए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 18% मानी जाती है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यही मुस्लिम 22% से ज्यादा है। 20 लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है। करीब 100 विधानसभा सीटों पर इनका खासा प्रभाव है। मुस्लिम मतदाता हमेशा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ ही रहे और बीजेपी विपक्ष पर मुसलमानों को केवल वोट बैंक बनाने का आरोप लगाती रही। बीजेपी का दावा है कि उनकी सरकार में ही सबका साथ सबका विकास हो रहा है।
देश में बहुत लंबे समय तक मुस्लिमों को वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत वोट बैंक माना गया, लेकिन उनके बैंक बैलेंस बढ़े इसकी चिंता किसी ने नहीं की। लेकिन देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद से आज सभी स्थानों पर हर योजना में लाभार्थियों की संख्या में मुसलमानों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात में ज्यादा है। देश का मुसलमान भी समझ रहा है कि किसने उनको लंबे समय तक अपनी भावनाओं के आधार पर हथियार बनाया है और किसने उनके जीवन स्तर में बदलाव लेकर के आया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने के बाद से उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के धंधे सुरक्षित हुए हैं, आज उनके लिए अवसर खुले हैं और आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है। इसका लाभ मुसलमानों को संख्या में मिला है। मुसलमानों को वोट बैंक समझना बंद करना पड़ेगा। एक बात आपको समझनी पड़ेगी, 70 सालों तक आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है और मुसलमानों को आपने कहीं ना कहीं गुर्बत की जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने का काम किया है। आज एनडीए की सरकार सबका विकास सबका साथ लेके आगे बढ़ रही है और जब से राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आया है, माननीय जयंत चौधरी जी ने निरंतर हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लिए काम करने का काम किया है। राष्ट्रीय लोकदल निरंतर कहीं ना कहीं हर वर्ग के लिए, हर मुस्लिम के लिए आवाज उठाता है, हर समाज के लिए आवाज उठाता है, किसानों के लिए आवाज उठाता है। और ऐसी स्थिति में मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक बना के कांग्रेस अपनी तरफ बांटना चाहती है, ओवैसी अपनी राजनीति करना चाहते हैं और मायावती जी अपनी राजनीति करना चाहते हैं। उनके वोट बैंक में की तरह तो उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर उनके लिए काम कभी कुछ नहीं करना चाहते हैं। आप देखिए मुसलमानों को क्या दिया। समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष अगर आप देख लीजिए तो कौन है? नेता प्रतिपक्ष पांडे जी हैं। और बात करते हैं ये पीडीए की, ऐसे ही कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष देख लीजिए तो फिर से कहीं ना कहीं एक ब्राह्मण चेहरा है। परंतु यहाँ पे बात आप सिर्फ मुसलमानों की करके उनको अपने पाले में आने की बात करते हो, परंतु मुसलमान भी अब पूरी तरीके से समझ चुका है और हर योजना के साथ मुसलमान जुड़ा हुआ है और वो भारत के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी भले ही सियासी तौर पर सबका साथ सबका विकास का नारा दे रही, लेकिन चुनाव में जिस तरह वोटों का ध्रुवीकरण होता है वो मतदाता भी समझता है। ऐसे में जानकार मानते हैं कि अगर यूपी में मुसलमान एकजुट हुआ तो समीकरण बदलेंगे और असली तस्वीर तो 2027 के चुनाव में ही साफ होगी। लखनऊ से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो यूपी में 27 के चुनावी रण में जहां अल्पसंख्यकों और पिछड़े वोट बैंक अपने पाले में करने की सियासी रणनीति तेज है, वहीं सवर्ण वोटर्स को भी एकजुट करने की तैयारियां चल रही है। लेकिन सवर्ण क्योंकि बीजेपी का कोर वोटर रहा है, इसलिए अखिलेश यादव अब शंकराचार्य के जरिए सवर्ण वोटर्स को पीडीए से जोड़ने की कोशिश में है, जिसका नारा भी दिया है कि जो भी पीड़ित और दुखी है वो पीडीए है। ये देखिए। सत्ताईस के चुनाव के लिए अखिलेश यादव को एक बड़ा मुद्दा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दे दिया, जिनके समर्थन में उतरकर अखिलेश ने बीजेपी को सनातन के अपमान पर घेरना तेज कर दिया। इनसे क्या उम्मीद करोगे? अब मान लीजिए शंकराचार्य जी को अपमान कर रही है, क्या इसके लिए भी नया कानून लाओगे आप? किसको नहीं दिखाई दे रहा है कि शंकराचार्य जी को खुलेआम अपमानित कर रहे हैं? बताइए आप, क्या हम और आपकी किसी की हैसियत है कि पूजनीय शंकराचार्य जी के खिलाफ कुछ बोलते हैं? अखिलेश शंकराचार्य के मुद्दे को हर जगह हर मंच पर इसलिए उठा रहे हैं ताकि बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को फेल किया जा सके, क्योंकि इसी एजेंडे से हर चुनाव में बीजेपी हिंदू मुसलमान करती और वोटों का बंटवारा करने की कोशिश करती। अखिलेश जानते हैं कि अगर बीजेपी को 27 में हराना है तो उसे सवर्ण हिंदू वोट चाहिए और सनातन के अपमान का मुद्दा ऐसा है जो बीजेपी की धार को कुंद कर सकता है। इसलिए अखिलेश जहां शंकराचार्य के अपमान पर आक्रामक हैं, तो वहीं साधु संतों से मिलते दिखे। मकर संक्रांति पर खिचड़ी सम्मेलन और ब्राह्मणों के साथ बाटी चोखा भोज का आयोजन करते नजर आए। अखिलेश यादव कई बार कह चुके हैं कि उनका पीडीए सभी को साथ लेकर चलने वाला है, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी का हिंदुत्व वाले फॉर्मूले को जबरदस्त डेंट पीडीए ने पहुंचाया। यही वजह रही कि बीजेपी का राम मंदिर कार्ड असरदार साबित नहीं हुआ और अयोध्या मंडल की 5 सीटें बीजेपी हार गई। वहीं काशी में बीजेपी बेअसर साबित हुई। पूर्वांचल की 26 में से 17 सीटें बीजेपी हार गई। बीजेपी जानती है कि अगर अखिलेश का पीडीए दाव चला तो 2027 की राह उसके लिए आसान नहीं होगी, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा है। इसलिए बीजेपी भी इसकी काट निकालने में जुटी। लेकिन इस कवायद में ब्राह्मण वोट बैंक उससे छिटक सकता है, जिसे अखिलेश ने अपने साथ सनातन के मुद्दे पर जोड़ने की कोशिश तेज कर दी। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि उसका कोर वोटर उसके साथ ही रहेगा,
लेकिन अगर अखिलेश का शंकराचार्य और सनातन का दाव चल गया तो बीजेपी को 27 में सत्ता बचाना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।